हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए जो पहला लेसन हमारा चैप्टर नंबर 1 जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है। जो बच्चे 10th पास करके अभी जस्ट 11th में आए हैं तो उनके लिए ये जो सब्जेक्ट लिया गया है साइंस, जिसके बायो भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है, तो वहाँ जहाँ हमने 10th पास आउट करके जब 11th में आए हैं तो हमारे लिए जो सिलेबस था, जो साइंस थी, वही यही साइंस है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ अगर हमने सिलेबस को, अगर साइंस को इतना सा पढ़ा था तो वो यहाँ साइंस इतनी है। यानी कि हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, यानी विस्तारित हो गया। हमने जितना सिलेबस पढ़ा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बस हम उसको ये पढ़ेंगे थोड़ा सा डीप के अंदर। और बस यही साइंस हमारे आगे तक चलेगी। जो 11th की साइंस है वो हमारे 12th के अंदर थोड़ी सी उसको और एक्सटेंड कर दी जाएगी, और उसके बाद जब वो साइंस के अंदर और हम ज़्यादा आगे पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है। मतलब पॉइंट्स सारे वही होते हैं बट वो विस्तारित होते हुए जाता है। तो हमें सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है कि साइंस वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट सिर्फ अंतर इतना है कि हमें इसको थोड़ा सा लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके बायो या मैथ होती है, जिसके बायो है उसके बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी, और जिसके मैथ है उसके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी। यानी केमिस्ट्री तो ऑल ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर आनी ही है। तो हमें इस ध्यान रखना है कि 11th को जितना अच्छी तरह से पढ़ोगे उतना ही 12th में अच्छा काम बनेगा। यानी कि जहाँ बोर्ड एग्जाम 12th के अंदर होते हैं तो वहाँ हमारे लिए वहाँ 11th का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 11th की नॉलेज के बेसिस पर 12th की जो नॉलेज होती है वो हमें कैच करनी होती है। बट बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं 11th क्लास तो लोकल है, इसको नहीं पढ़े, इतना नहीं पढ़े तो चल जाएगा, पास हो जाता है, फिर 12th में उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें 11th को अच्छी तरह से पढ़ना है। 11th का नॉलेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 12th की मार्कशीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें उस मार्कशीट में अच्छे नंबर लाने के लिए 11th का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए कभी हमें ये स्कोर थोड़ा सा नहीं समझना है कि नहीं हम 11th है तो लोकल क्लास है, इसमें जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं, चल जाएगा, लेकिन 12th क्लास में अच्छी मेहनत करेंगे। तो बस बच्चों की यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसी वजह से शायद जो 11th में अच्छा नहीं पढ़ पाते वो 12th में आके फिर मेहनत करते हैं, फिर भी मार्क्स कम रह जाते। तो उसका ये रीजन होता है। हमारे पास 2 years है, 11th और 12th, ये दोनों अच्छी तरह से हो जाते हैं तो इसके आगे वाली क्लासेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल मानी जाएगी और अपने आप नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि बेस तो यही होता है। और हर किसी का बेस अगर जिसका कमजोर है वो आगे चाहे कितनी भी मेहनत कर लो वो कमजोर ही रहेगा। इसलिए थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है। तो हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें क्या है कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। ध्यान रखना, हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट में पता होनी चाहिए कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, पदार्थ क्या होता है, मिश्रण क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स क्या लिखी जाती है, वो सारी जो केसेस है वो हमें याद होनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं इसके अंदर। इससे पहले कुछ टॉपिक दिया हुआ है आरबीएससी या सीबीएसई के अंदर कि हमारे लिए केमिस्ट्री कहाँ कहाँ काम में आती है। तो वो टॉपिक एज ए थ्योरेटिकल मैटर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि वहाँ होगा क्या, कि जो केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन में कहाँ काम आ रही है। मेडिकल साइंस के अंदर केमिस्ट्री काम आती है। हम सोते से लेकर उठते और जब तक वापस उठने से वापस सोने तक जो भी हमारे काम आती है वो पूरी पूरी केमिस्ट्री है। यानी कि हम श्वास भी ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो भी ऑक्सीजन काम आ रही है, ऑक्सीजन यानी ये केमिस्ट्री। हम पानी पी रहे हैं H2O, ये भी केमिस्ट्री। हम टूथपेस्ट करते हैं वहां पर भी केमिस्ट्री। हम खाना खाते हैं ग्लूकोज, वहां भी केमिस्ट्री। तो ऑल ऑफ द केसेस सभी जगह जहाँ है वहाँ केमिस्ट्री तो मिलेगी। तो हम यूं नहीं कह सकते केमिस्ट्री कहाँ काम नहीं आ रही। हमें ये सोचना है केमिस्ट्री कहाँ कहाँ काम नहीं आ रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री की कुछ कॉन्सेप्ट कौन कौन से। तो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, मैं तो ये नहीं मानता हूँ, कुछ भी जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पदार्थ। यानी कि हम इसमें पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। यानी पदार्थ हम इसको कह सकते हैं मैटर। और भी एक वर्ड और खूब ज्यादा देखने को मिलेगा, वो होता है द्रव्य। ठीक है, यहाँ द्रव्य है, द्रव नहीं, दोनों अलग अलग है। तो द्रव की बात नहीं कर रहे हैं हम, द्रव्य की बात करते हैं। तो द्रव्य ये होता है क्या? तो द्रव्य यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी चीज है, जो कुछ भी, चाहे
किसी भी स्टेट में हो, वो सब कुछ पदार्थ जो कुछ भी है, चाहे वो हमें दिखाई दे रही हो या नहीं दे रही हो, उस स्थिति में हम उसको उस वस्तु को कहेंगे द्रव्य। तो द्रव्य या पदार्थ होता है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करें, परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ आयतन घेरती है, वह पदार्थ कहलाता है। बस इतना सा है, हमें ध्यान के रखना है सिर्फ द्रव्यमान और आयतन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, उसका कुछ न कुछ तो वॉल्यूम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी वस्तु है उसका कुछ न कुछ मास यानी द्रव्यमान होता है और उसका कुछ न कुछ आयतन भी होता है। अब आयतन ये हम कैसे समझे? देखना, द्रव्यमान कोई ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं है, सिर्फ हम इतना समझिए द्रव्यमान का मतलब होता है वजन। वजन और द्रव्यमान दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हम जब इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो वहां पर हमें द्रव्यमान और वजन यानी भार दोनों में क्या अंतर है वो डिस्कस कर लेंगे। बट अभी तो सिर्फ इतना सा थोड़ा सा माइंड में रखना है कि द्रव्यमान ही जो है एक प्रकार से वजन होता है। और आयतन, आयतन क्या है? जो जितना स्थान ऑक्यूपाई करता है, जितना स्थान घेरता है। मतलब अगर हम कहें कि जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर ने यहाँ पर अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये इतना स्थान ऑक्यूपाई करता है, इतना स्थान घेरता है, यानी कि यहाँ इतनी सी जगह, और ये जितनी जगह घेरेगा वो उसका आयतन हो जाएगा। तो उसका कुछ ना कुछ आयतन, मैं इसको जहां कहीं पर भी रखूं ये उतना ही आयतन है। यहाँ हम चलो वातावरण के अंदर भी देखें तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं उसने भी तो कुछ ना कुछ जगह घेर होगी, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ स्थान तो घेर रखा है। यहाँ पर ये जो व्हाइट बोर्ड है इसने इतना स्थान घेर रखा है, तो इसका भी ये भी पदार्थ है। तो हम क्या, सब कुछ जो भी ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पदार्थ है। तो हम इसकी डिफाइन ये दे सकते हैं कि उसका द्रव्यमान और कुछ न कुछ आयतन जरूर होगा, वो पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ ये होता था। पदार्थ को हम डिवाइड कैसे करें, क्लासिफाई कैसे करें? तो उसका वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो भौतिक तरीके से कर सकते हैं और एक केमिकल तरीके से। तो हमें दोनों तरीके से करना। तो पदार्थ जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है सिंपली। तो हम यह कह सकते हैं कि जो पदार्थ है हम उसको भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से, इन दोनों से वर्गीकृत कर सकते हैं। रासायनिक रूप से दोनों के आधार पर। भौतिक रूप से कैसे? भौतिक का मतलब होता है कि उसको आउटर बाहर से देखने पर कैसे पता चलता है कि वो कैसा है। तो बाहर से देखने पर हमारी आंखों से अगर जो पता चलेगा कि वो पदार्थ कैसा है तो वो दो तीन रूप से हो सकता है। यानी कि वो पदार्थ या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। यानी कि वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है और वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर हम ये कहेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में बात की जा रही है, फिजिकल स्टेट। एक्चुअल में अगर कहें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, फोर्थ होती है प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन। बट हमें उनके बारे में भी जो लास्ट 2 वाली है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, उसके बारे में भी बात नहीं करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमारे तीनों गैसेस इंपॉर्टेंट है, यानी कि तीनों स्टेट है वो इंपॉर्टेंट है, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों में हम कैसे पता करेंगे कोई ठोस है, कोई द्रव और गैस? हालांकि सभी जानते हैं कि जो हार्ड होगी वो ठोस होगी, और जो लिक्विड पानी की तरह होगा वो लिक्विड होगा, और जो गैस होगा जो हवा में होगी वो गैस होगी। ये सिर्फ तरह से अंतर है, बट हमें इसको ऐसे क्लासिफाई या इसको ऐसे डिफरेंस नहीं करना है, हमें इसको समझना है कि कैसे है। और रासायनिक रूप से कैसे करें? तो रासायनिक रूप से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो रासायनिक रूप में क्या होगा, हम इसको कह सकते हैं कि या तो शुद्ध पदार्थ होगा या वो होगा अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ की 2 ही तो फॉर्म होती है, शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर। जो यहाँ शुद्ध होता है और उस शुद्ध पदार्थ को हम फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो तत्व के अंदर और एक यौगिक के अंदर, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम सामान्य तौर पर बोलते हैं मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर। जो भी अशुद्ध होगा
वो मिश्रण होगा। इसको मैं अच्छी तरह से क्लासिफाई कर दूंगा, अच्छी तरह समझा दूंगा अभी जब और क्लियर हम पढ़ेंगे तब। अब इसके बाद अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी मिश्रण को दो पार्ट में। एक तो होता है हमारा सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास मिश्रण होता है। तो तत्व जितने भी यानी पदार्थ जो भी है वो सारे के सारे इसको इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल फॉर्म में और केमिकली फॉर्म में। भौतिक रूप से हम इस प्रकार से और रासायनिक रूप से इस प्रकार से इसको क्लासिफाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम भौतिक रूप से अगर पढ़ें कि भौतिक रूप से किसी पदार्थ को तीन भागों में अगर हमने बांटा है तो किस बेसिस पर हमने इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस पर डिवाइड किया, किस बेस को, इनको तो आधार तो होता है ना। ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी अगर वर्गीकरण पढ़ते हो तो वहां उसका कुछ आधार होगा, उस आधार के बेसिस पर उसका वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो अगर हमने इसको वर्गीकरण किया है तो इसमें हमने इसके भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, किसी की वर्गीकरण आता तो है लेकिन रट लेते हैं उस वर्गीकरण को, इसको इतने पार्ट में डिवाइड किया। उसका बेस समझना, हर जगह वहां उसको उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसको उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया, तो भौतिक अवस्था के आधार पर तीन पार्ट में हो गया। लेकिन इन तीनों पार्ट में भी किसी आधार पर इसको जो वर्गीकरण किया है कि किस प्रकार से हम इसको ठोस को ठोस कहेंगे, द्रव को द्रव और गैस को गैस कहेंगे। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम जो बता रहे थे कि कोई चीज ठोस यानी पदार्थ होता है, पदार्थ की भौतिक रूप में वर्गीकरण। तो भौतिक रूप में हम कहेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर हो सकता है। ठीक है, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था मतलब हम कहते हैं कि हमने इसको ठोस कहा, इसको एक को द्रव और एक को गैस में विभक्त किया। तो ठोस क्या होते हैं, तो ठोस को हमने कह सकते हैं एक तो आकार और एक आयतन। इन दोनों के आधार पर पदार्थ को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। मैंने कहा ना किसी के आधार पर, तो हम यहाँ कह सकते हैं एक तो आकार और आयतन के आधार पर, यानी हम इसको कह सकते हैं इसके शेप के बेसिस पर और इसके वॉल्यूम के बेसिस पर, दोनों के बेस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखना, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि ठोस पदार्थ होते क्या है। ठोस का मतलब ये होगा कि अगर हम इसमें मॉलिक्यूल्स, हर एक पदार्थ जो पदार्थ होता है वो बना होता है किसी न किसी प्रकार के कणों से, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये कण किस किस फॉर्म में रहते हैं, किस किस प्रकार से रहते हैं। अगर ये सारे कण आपस में, अगर हम यूं कहें कि जैसे ये इस प्रकार से, तो ये जो कण है वो आपस में काफी ज्यादा अटैच्ड है, इतने ज्यादा अटैच्ड है कि इनके बीच में स्पेस बहुत कम है। तो हम यह कहेंगे कि इनके बीच में जो ये जितने भी सारे मैंने क्या लिखे, ये कण है, सारे के सारे कण है, और इन कणों के बीच जो भी है वो इतना आकर्षण बल है, और इसी आकर्षण बल की वजह से ये काफी ज्यादा पास पास है। और ध्यान रखना, इस आकर्षण बल को कहा जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो ये अंतराण्विक आकर्षण बल कह देंगे। इनके बीच बीच में जो भी आकर्षण होगा ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रबल होता है, इसी वजह से काफी ज्यादा। तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा, इसी वजह से इसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यानी जो कण होते हैं मतलब पास पास होते हैं। तो इसलिए अगर ये पास पास है तो आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से पास पास तो है, लेकिन अब दूर दूर नहीं जा पा रहे। मतलब आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने की वजह से दूर नहीं जा पाते, और दूर नहीं जा पाते तो इसकी शेप यानी आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड। एक आकार इसका फिक्स्ड है, कभी कोई शेप चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर हम ये कहें कि ये मार्कर है, ये ठोस है, हम किसको ठोस कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जिससे भी बना हुआ है, जिससे पार्टिकल से बना हुआ, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है। अब चाहे इसको मैं यहाँ रखूं
तो भी इसका शेप यही रहेगा, मैं इसको किसी जमीन पर रखता हूं तो भी इसका शेप यही रहेगा, इसको चाहे कहीं पर भी फेंकूं कुछ भी करूं लेकिन इसका शेप वही रहेगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है अंतराण्विक आकर्षण वो बहुत ज्यादा प्रबल है। इसलिए जिस जिसके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा वो चीज क्या होगी, कठोर होगी, और कठोर होने के बाद हम उसको कहेंगे उसका आकार निश्चित होगा। तो ध्यान रखना, जितने भी सारे पदार्थ हैं अगर उनमें कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है तो वो चीज हमेशा हमेशा कठोर होगी और उसका आकार हमेशा निश्चित ही होगा। तो यहाँ दूसरी बात, अगर हम द्रव्य की बात करें यानी द्रव की, लिक्विड के बारे में, तो यहाँ लिक्विड क्या होते हैं कि लिक्विड के अंदर थोड़े से मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू थोड़े से दूर दूर होते हैं। यहाँ तो काफी ज्यादा पास पास थे, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आकर्षण बल वो थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि आकर्षण बल वो दुर्बल है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। आकर्षण बल है तो सही लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है, तो हम कहेंगे इसी वजह से थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं। और जब दूर दूर चले जाते हैं तो इनके अंदर इनका आकार अनिश्चित हो जाता है, तो हम ये कह देते हैं इसका आकार जो हो जाएगा वो अनिश्चित है। ठीक है, नॉन डेफिनेट या अनफिक्स्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आकर्षण बल जो है वो दुर्बल है। ठीक है, इसी वजह से इसका आकार क्या होगा, निश्चित। कभी पानी को देखा होगा, जिस किसी भी वेसल से पात्र के अंदर हम भरते हैं उसका आकार ले लेता है। जैसे अगर हमने गिलास के अंदर भरा तो इस गिलास के अंदर हमने पानी को भरा तो इसका आकार कैसा हो गया, इस गिलास के जैसा। और अगर हम बाय द वे अगर हम किसी जग के अंदर इसको भरे या कप के अंदर इसको भरे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसे। अगर हम किसी टब के अंदर इसको भरे तो इसका शेप इसके जैसा हो जाएगा। तो मतलब आकार चेंज होता रहता है, आकार कभी जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, इसलिए हमने कह दिया अनिश्चित है। बल्कि अगर मैं जैसे कि इसकी बात करूं कि ठोस है, जैसे हमारे पास ये मार्कर ही है, तो इस मार्कर को अगर मैं इसके अंदर रखता हूं, इसके अंदर ग्लास के अंदर, तो भी इसकी शेप ये रहेगी। इस कप के अंदर रखता हूं तो भी शेप ये रहेगी। उस टब के अंदर रखूं तो भी इसकी शेप ऐसी की ऐसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होने, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ठोस में जितने भी सारे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो यहाँ ठोस, द्रव और गैस में क्या हो सकता है, गैस के अंदर ये होता है कि इनके भी जो पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये उटपटांग तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से घूमते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। और कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो हम कह देंगे ये मर्जी आए जहां घूम सकते हैं। तो जहां घूमेंगे आकर्षण बल कम होगा तो इनका आकार भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये, और दूसरा अगर हम यहां कहें कि इनका आकार, तो इसमें आकर्षण बल जो होता है वो आकर्षण बल बहुत बहुत कम, यानी हम कह सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, होता ही नहीं। तो यहाँ आकर्षण बल बहुत कम या नगण्य होने की वजह से इनका कोई शेप नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर किसी एक क्लास के अंदर 40-50 बच्चे बैठे हुए, अगर किसी टीचर्स का अट्रैक्शन उनके ऊपर ज्यादा है तो कोई भी हिल ही नहीं सकता उस क्लास से, तो वहां कोई हिलेगा नहीं, तो वो है जैसे कि जैसी रहेगी। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनका अट्रैक्शन थोड़ा सा, उसका पावर कम होता है, तो वो क्या होते हैं कि बच्चे उटपटांग तरीके से बैठ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर बैठ गए। लेकिन हमने कहा जब क्लास में कोई टीचर ही नहीं है तो उस स्थिति में बच्चे न तो न उधर कभी इधर, कभी पूरे स्कूल के अंदर घूम जाते हैं, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो वो यहाँ पर ये हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से अट्रैक्शन को हम समझ सकते हैं। दूसरा, हम इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन जो होता है वो ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। आयतन का जो फॉर्मूला होता है यानी वॉल्यूम का, वो होता है L इंटू एल इंटू एल, यूं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब है तो हम इसका मीटर क्यूब कह सकते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसको हम क्या कहते हैं, LBH मान लो। तो उसको क्या कहा जाता है, आयतन। तो कोई भी ठोस होता है, अब ठोस का अगर हमने जैसे कहा ये वाला ठोस है, इस ठोस में हमने कुछ ऐसा लिखा तो इसका आकार निश्चित है, इसका आकार निश्चित है तो इसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि कोई शेप चेंज ही नहीं होने वाली, तो इसलिए इसका आयतन भी निश्चित हो जाता है। ठीक है, ये इतनी ही जगह घेरेगा जितना इसका
घेरना है। तो आकार निश्चित है तो ध्यान रखना कंफर्म हम कहेंगे इसका ये भी निश्चित होगा, जिसका भी आकार निश्चित है वो उसका आयतन भी निश्चित होगा। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में हमने जस्ट अभी कहा था इसमें आकर्षण बल बहुत कम होने की वजह से यहाँ आकर्षण बल जब बहुत कम हो जाएगा तो इसका आयतन अनिश्चित। तो आयतन कैसे कहें, जैसे अगर हम आयतन की बात करते हैं यानी आकार अनिश्चित है तो आयतन इसका निश्चित होगा। कैसे देखना, अगर हमने कहा कि हमने एक बड़ी ग्लास ली और इस ग्लास के अंदर हमने पानी को डाला 1 लीटर, तो अगर मैं इसी ग्लास के पानी को अगर किसी एक दूसरे कप के अंदर ले लेता हूं तो ये पानी इसके अंदर जब डाला जाएगा तो वो भी कितना रहेगा, 1 लीटर ही तो रहेगा। और अगर मैंने इसको किसी एक टब के अंदर डाल दिया जिसके अंदर डाल तो इसके अंदर भी इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 1 लीटर। हमने कोई चेंज तो कुछ किया ही नहीं, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है वो भी 1 लीटर ही है। तो आयतन तो निश्चित है, चाहे इसमें लो चाहे इसमें लो चाहे किसी में भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, इसका शेप अलग अलग होता जा रहा है, इसका आकार चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी आयतन वो ही है, तो हम कह देंगे इसका आयतन निश्चित होता है। अब तीसरी बात अगर हम कहें गैस का अगर हमने कहा कि यहाँ अगर इसका आकार निश्चित है अनिश्चित है तो यहाँ इसका आयतन भी अनिश्चित होगा। ठीक है, आयतन भी अनिश्चित होगा। ये कैसे, जैसे अगर हमने कहा कि कोई गैस है तो किसी एक गैस को हमने किसी एक कंटेनर, जैसे हमारे पास जो होता है गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर के अंदर हमने जो नॉर्मली कहते हैं 15 लीटर गैस आती है, 15 लीटर गैस आती है। लेकिन जब हमें किसी दूसरे एक कंटेनर के अंदर इस गैस को भरना है तो जब हम इसको अंदर भरेंगे तो कुछ न कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर के अंदर या वातावरण के अंदर फ्री हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर कितने लीटर गैस आ जाएगी, हम मान लेते हैं 14.50 लीटर, यानी कि आधा लीटर गैस वातावरण के अंदर बाहर चली गई। यानी कि जब इसको इसमें ट्रांसफर किया, कंटेनर को चेंज किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका आयतन चेंज हो गया। और क्या पता अगर हम बड़े कंटेनर में ले लें तो अगर हम बड़े कंटेनर में ले लें तो पहले ये जगह अगर मैं मान लेता हूं कि इसने कुछ भी गैसेस को बाहर नहीं निकाला, 15 की 15 लीटर यहाँ आ गई मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसने कौन सा शेप था इसका, अब कौन सा शेप हो गया बड़े कंटेनर में। पहले ये इस कंटेनर का वॉल्यूम था 15 लीटर, इस कंटेनर का था 20 लीटर, लेकिन गैसेस ने कितनी जगह घेर ली, इतनी, वो भी 20 लीटर जगह घेर ली। और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो अगर 100 लीटर है तो गैस ने कितनी जगह घेरी यहाँ पर 100 लीटर, जबकि हमने भरी तो कितनी थी 15 लीटर थी, लेकिन इसने इस पूरे स्थान को घेर लिया। और हम ये तो कहते हैं आयतन क्या होता है, जो जितना ज्यादा आयतन घेरता है वही तो पदार्थ है। तो इसने इतना ज्यादा आयतन घेर लिया इसलिए इसका 100 लीटर हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो कोई भी गैसेस हैं वो जितना स्थान घेर रही है उसका आयतन हो जाएगा। उसको और बड़े कंटेनर में कमरे में भर दो तो कमरे की जितना आयतन है उतना घेर लेती है, तो यहाँ पर इसका आयतन भी निश्चित होगा। तो यहाँ आकार आयतन, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमारे पास में कि हमने किस बेसिस पर इसमें 3 पार्ट में इसको डिस्कस किया था कि यहाँ ये ठोस के अंदर निश्चित, दोनों निश्चित होंगे, द्रव के अंदर एक आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित, और गैस के अंदर दोनों ही अनिश्चित होते हैं। और सिर्फ कारण क्या हमारे पास, वो ध्यान रखना, आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल जितना इसके अंदर प्रबल होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अंतराण्विक आकर्षण प्रबल, और इसके अंदर दुर्बल, और इसके अंदर बहुत दुर्बल कह सकते हैं, बहुत दुर्बल, या हम कह सकते हैं नगण्य होता है। बस इतना सा कह दिया। तो ये हमने भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटा था। कौन कौन से ठोस कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसके, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हमारे पास में इतने सारे एग्जाम्पल है ठोस द्रव गैस के, सभी जानते हैं। ठोस जो भी, अगर इसमें लिख रहा हूँ कि हमारे पास मार्कर है, ठीक है, ये बोर्ड हो गया, और इसके अलावा जो भी है वो टेबल है, कुर्सी है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो इसी के एग्जाम्पल है। द्रव के कौन से हैं भाई, पानी, वाटर सबसे ज्यादा है, मिल्क दूध उसी का ही है, और जितने भी सारे शरबत होता है, शहद होता है, वो सारे इसी के एग्जाम्पल है। और गैसेस में हमारे डेली लाइफ में आती है ऑक्सीजन, CO2, N2, Cl2, क्लोरीन गैस, वो सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो ये हमने किसके आधार पर वर्गीकरण किया था, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम यहाँ कहें कि रासायनिक अवस्था के आधार पर, यानी रासायनिक रूप से हम इसका वर्गीकरण करें
तो रासायनिक रूप से वर्गीकरण वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो रासायनिक रूप से वर्गीकरण करने के लिए हमने कहा था कि कितना होता है, पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं अशुद्ध, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिश्रण। ये तो होता है। देखना, शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें कंटेंट है, चाहे कुछ भी हो सकते हैं, पदार्थ के जितने भी सारे कण हैं, अगर वो सारे के सारे एक जैसे हो, यानी कि सभी एक ही हो, कोई दूसरा ना हो, तो हम उसको कह देंगे शुद्ध पदार्थ। और अगर हम कह दें कि एक तो होता है लेकिन उसके साथ में कोई दूसरा भी होता है, तो वहां कह देंगे हम उसको मिश्रण। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, तो पहला हमने कहा तत्व और दूसरा हो जाता हमारा यौगिक। ठीक है, इसको हम एलिमेंट और ये हमारा कंपाउंड। तो यहां तत्व किसको कहेंगे, जिसमें सभी कण एक समान हो, तो वो तत्व कहलाते हैं। और इसमें हम क्या, जैसे अगर इसका एग्जांपल देते हैं, तो हमारे पास आवर्त सारणी अगर 10th में हमने पढ़ी होगी, तो वो सारे के सारे जितने भी सारे तत्व, उसमें 118 तत्व जो हैं, वो सारे के सारे तत्व के एग्जांपल। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, जितने भी सारे तत्व हैं वो सब प्योर है, मतलब यहाँ पर सभी के सारे। तो ये हमने कह दिया जितने भी सारे तत्व हैं वो सारे प्योर होंगे। और दूसरी बात, यौगिक, यौगिक ध्यान रखना, यौगिक जो बने होते हैं वो तत्वों से ही बने हुए होते हैं, बट इनके अंदर तत्वों का एक निश्चित अनुपात या संगठन होता है। तो कैसे? तो मतलब यौगिक किसे कहेंगे, वह पदार्थ जिसमें तत्व एक निश्चित अनुपात या संगठन में होते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। जैसे अगर हम कहें CO2, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही हैं, तो हम तो यहाँ तो पहले तो कहते शुद्ध है, शुद्ध में मतलब हमने कहा तो सिर्फ एक ही होता है, नहीं, यहाँ पर भी क्या है, यौगिक, लेकिन यहाँ दो है, लेकिन दोनों एक निश्चित अनुपात में। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है, कोई तीसरा एक छोटा पार्टिकल भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्योर है, तो हम इसको कह सकते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो है हमारे 3:8 के अंदर। ठीक है, द्रव्यमान के अंदर भी 3:8 कैसे निकाला ये भी समझा देंगे जब हम रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ही है, और इनका एक निश्चित संगठन है कि कार्बन के 3 अनुपात और ऑक्सीजन के 8 अनुपात आपस में मिलकर ही बनाने को, तीसरा कोई आया नहीं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, H2O की, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो हमारा है 1:8। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यही अनुपात है, तो ये हमारा प्योर हो जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम जो पानी पीते हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध। अक्सर सभी जो सोच रहे होंगे सर वो शुद्ध होगा, अरे शुद्ध तो है, लेकिन हम कहेंगे हम जो पानी पीते हैं वो अशुद्ध है। अगर प्योर वाटर अगर हम पी लें तो कुछ दिनों में हमारी मौत हो जाती, डेथ हो जाती। क्यों भाई, ये शुद्ध की वजह से कैसे डेथ हो रही है, समझ में नहीं आया सर। अरे भाई देखना, हम प्योर वाटर जब पीते हैं वो प्योर तो है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ कंटेंट और मिले हुए होते हैं। यानी वाटर के साथ साथ में मिनरल वाटर का नाम सुना होगा, बिस्लेरी को मिनरल वाटर बोलते हैं, यानी उसके अंदर मिनरल भी ऐड है, यानी कि जो हमारे काम के होते हैं, जैसे कि आयरन होता है, कुछ मात्रा के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम आयन होते हैं उनके अंदर, तो उस आयन भी तो आ गए, तो वो अगर आयन आ गए तो वो फिर प्योर कैसे हुआ, वो तो इम्प्योर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हम जो पानी पीते हैं उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ना होकर इसके अलावा और कुछ भी होते हैं, कोई और भी कुछ होता है, तो हम उसको प्योर नहीं कहेंगे। तो वो प्योर वाटर नहीं है हम जो पीते हैं, उसमें कुछ और कंटेंट भी मिले हुए होते हैं, इसी वजह से हम उसको अशुद्ध पदार्थ में काउंट करते हैं। प्योर में सिर्फ नहीं है, अगर सीधा पानी ही पीते हो जिसमें और कुछ भी नहीं है, तो हमारे शरीर के अंदर जितने सारे मिनरल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो हमारे शरीर में यानी डीमिनरलाइज हो जाएगा और शरीर सूख जाता है, और कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम धीरे धीरे हमारी डेथ हो जाती है, शरीर सूख जाता है, पानी पी रहे तो भी सूख जाता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि ये वाटर जो होता है वो मिनरलाइज हमारे शरीर के सारे मिनरल्स को निकाल लेता है, तो इसी वजह से डीमिनरलाइज हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो पानी हम पीते हैं वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अशुद्ध ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो यहाँ तत्वों का एक निश्चित अनुपात, तो जितने भी सारे कंपाउंड है, जैसे हमारे पास CO2 हो गया, H2O हो गया, और हम कह सकते हैं NO2 हो गया,
यहाँ HCl हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एक तरह से यौगिक हो गए। ठीक है, अब अगर हम कहें अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं, भाई अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। देखना मैंने यहाँ पर ये मिश्रण वर्ड क्यों यूज में लिया। मिश्रण हम क्या करते हैं, मिक्सचर, यानी दो चीज को जब मिलाते हैं तब मिश्रण बनता है। दो को मिलाते हैं तो हम द्विअंगी मिश्रण, तीन को मिलाते हैं तो त्रिअंगी मिश्रण, चार को मिलाते हैं तो चतुरंगी मिश्रण। यानी कि मिश्रण जो बनता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट को, यानी कि इन दोनों में से किसी को जब मिलाते हैं तो बनता है। यानी कि दो शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध प्लस शुद्ध जब दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे पास में एक नमक है और एक हमने रेत, दोनों को मिला दिया, तो नमक जो है वो प्योर है, इसमें कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, मतलब सारे के सारे NaCl की। और एक रेत है, इसमें सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ रेत के और किसी के नहीं है। तो जब हम दोनों को मिलाया तो इसके अंदर जब हमने दोनों को मिला दिया तो वो दोनों अशुद्ध हो गए। यानी कि अब नमक के अंदर रेत के पार्टिकल मिक्स हो गए और रेत के अंदर नमक के पार्टिकल मिक्स हो गए, तब दोनों अशुद्ध हो गए। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये भी शुद्ध नहीं हुआ, तो हमने इसको क्या कह दिया, अशुद्ध। तो जितने भी सारे मिश्रण होते हैं, दो चीज इसके अंदर मिली हुई होती है, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सममांगी और एक होता है विषमांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है होमोजिनस और इसको कहा जाता है हेट्रोजिनस। ठीक है, ये दो प्रकार के मिश्रण हमारे सामने हो गए। अब ये सममांगी विषमांगी क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं, बड़ी क्लासेस के अंदर, तो वहां पर जनरली कह दिया जाता है कि ये सॉल्यूशन जो बना हुआ है ये होमोजेनस है, यानी सममांगी है, ये विषमांगी है। तो यहाँ पर मिश्रण जो होते हैं वो सारे के सारे दो प्रकार के। सममांगी का मतलब क्या होता है, देखना, सममांगी जो वर्ड बना हुआ है, सममांगी मिश्रण, तो ये वर्ड किससे बना हुआ है हमारे पास, समान प्लस अंग, तभी तो हमने इसको सममांगी कह दिया। तो समान अंग का मतलब होता है कि अगर जिसके अंदर सभी कंपोनेंट इक्वल कंडीशन, इक्वल रूप में हो, समान रूप से, मतलब हम कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान रूप से घुले हुए होते हैं या समान रूप से वितरित होते हैं, ये भी कह सकते हैं समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, वितरित मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बराबर बराबर होता है। जैसे हम एग्जांपल ले कि अगर हमने यहाँ पर एग्जांपल लिख लें, जैसे कि नमक प्लस जल दोनों को मिलाया, ठीक है, प्योर नमक और प्योर वाटर। जैसा हमने कहा ये प्योर वाटर क्या है, कंपाउंड, ये भी नमक भी क्या है, कंपाउंड। तो ये दोनों को जब हमने आपस में मिलाया तब दोनों प्योर है, तो दोनों प्योर को जब मिला दिया हमने तो वो इम्प्योर बन गया। तो अगर हमने यहाँ पर कहा कि हमने किसी ग्लास के अंदर ये मिलाया, तो ये हमारे पास जल था और हमने इसके ऊपर से क्या मिला दिया, चुटकी भर NaCl। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमने मिलाया तो इसके अंदर देखा कि वाटर के अंदर होता है H प्लस और OH माइनस, और NaCl के अंदर होता है Na प्लस और Cl माइनस। तो प्लस किसके पास आता है, माइनस के पास, और माइनस जाता है प्लस के पास। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि इसमें यानी इस मिश्रण में हर एक H प्लस के पास में Cl माइनस होगा और एक हर Na प्लस के पास में OH माइनस होगा। कम है कि एक के पास एक Cl होगा ही होगा। यानी कि इस पूरे मिश्रण के अंदर इसमें सभी अवयव, ये जो सभी अवयव है 1 2 3 4, चारों अवयव का वितरण समान रूप से हुआ है। यानी कि हर एक के पास में एक Cl, हर एक के पास एक OH है, तो यहाँ पर वितरण समान हुआ है, इसी वजह से हम कहते हैं ये सममांगी मिश्रण है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसके अलावा जितने भी सारे गैसीय मिश्रण होते हैं, ठीक है, गैसीय मिश्रण जो होते हैं वो भी एक प्रकार से सममांगी मिश्रण होते हैं। तो कोई सी भी गैसेस, मतलब 2 गैसेस 3 गैसेस 4 गैसेस जो मिला हो, वो कोई सी भी गैसेस जो होती है, ध्यान रखना, बट वो मिश्रण क्या होना चाहिए, आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, गैसीय रिएक्शन कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वो मिश्रण कहलाएगा हमारा सममांगी मिश्रण। तो ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा भी और खूब सारे एग्जाम्पल हैं, तो हमें सिर्फ जनरली 2 ही याद रखना है। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें वह मिश्रण जिसमें सभी अवयव समान की जगह क्या आ जाएगा,
असमान रूप से वितरित होते हैं। तो असमान रूप से वितरित होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका समझ लेते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ लिखा था कि जैसे नमक और रेत, ठीक है, ये दोनों को जब हमने मिलाया तो जैसे अगर हमने कहा एक छोटा सा कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने पहले से ही कोई रेत भरी हुई है और इसके अंदर जब हमने नमक को मिला दिया और दोनों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करके हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और पूरी तरह से डिसोल्व कर दिया एक दूसरे के अंदर। बट हम ये नहीं कह सकते कि हर एक नमक के पास में एक रेत का पार्टिकल होगा, हर एक नमक के पार्टिकल के पास में एक रेत का पार्टिकल होगा, कंफर्म होगा ही नहीं। कहीं नमक ज़्यादा तो कहीं रेत ज़्यादा, तो दोनों में ही वितरण जो है वो असमान हुआ। तो हम इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं समान यानी विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। यानी तो हम कह सकते हैं रेत प्लस नमक कह सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ रेत प्लस शक्कर भी हो सकता है। ये द्विअंगी अगर तीनों मिलाएं रेत प्लस शक्कर प्लस नमक तीनों मिला दें तो यहाँ त्रिअंगी विलयन, तो यहाँ पर त्रिअंगी मिक्सचर बन जाता है। तो ये हमारे मिश्रण के प्रकार हुए, ठीक है। तो हमने बेसिक जो कंपोनेंट है वो सारे डिस्कस कर लिए। ओके, थैंक यू।